चलो अपन देख रहे हैं 1935 का अधिनियम, ठीक है। ये 1935 के अधिनियम का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में अपन कॉजेज क्यों ये पास किया गया अधिनियम वो अपन ने देखा। अब इसमें देख रहे हैं अपन प्रोविजंस, प्रावधान क्या थे एक्ट की धाराएं। तो इससे पहले अपन देख लेते हैं ये सबसे बड़ा अधिनियम था। टोटल धाराएं इसके अंदर 1 2 3 यूँ लिखते हैं 1 2 3 331 धाराएं थे और इस एक को पकड़ लो 10 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसका 50% जो है हिस्सा हूबहू नकल है 1935 के अधिनियम की। अभी अपन देखेंगे क्या क्या चीज़ें ऐसे, ठीक है। कई बार सीधा सा क्वेश्चन ये आ जाता है पीटी में इसमें कि निम्न में से, या पीटी में तो ये कि निम्न में से कौन सी विशेषता 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में ली गई है। और मेंस के अंदर की भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा स्रोत है 1935 का अधिनियम। चर्चा करें यूँ या आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो उसमें प्लस में ये बताएंगे यही है, माइनस में बताएंगे नहीं इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ लिया है। जैसे ब्रिटेन से अपन ने लिया संसदीय डेमोक्रेसी, नीति देश तो अपने आयरलैंड से, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन अपन देखते हैं कनाडा से, कॉन्करेंट ऑस्ट्रेलिया से, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, ऐसे। तो इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, लेकिन 50% यहाँ से ऐसे। अब देखते हैं एक्ट के प्रावधान। इसके 3 मुख्य अंग थे, ठीक है, 3 मुख्य अंग। सबसे पहले अपन देखते हैं अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन जैसे अपन बात करते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया मतलब सारे भारत के आगे बैठेंगे उसके अंदर। तो सारा भारत का मतलब उस समय ब्रिटिश भारत भी था और रियासती भारत भी था, मैं आपको बताता हूँ बार बार। तो ब्रिटिश भारत में जैसे इस समय 11 प्रांत थे और रियासतें थी अनगिनत, है ना। लेकिन भाई देखते हैं आज़ादी के समय 562 के लगभग रही। तो ये वही रियासतें जिनमें राज्य रजवाड़े थे जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है। उन दोनों को मिला के एक फेडरेशन बनेगा, ठीक है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन। लेकिन ये कभी अस्तित्व में ही नहीं आया, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन। क्यों? क्योंकि रियासतों की थोड़ा सा एडामेंसी थी, उनके कुछ ऐतराज़ थे, अपन आगे पढ़ेंगे वो। तो ये पहला हिस्सा तो कभी अस्तित्व में नहीं है ऑल इंडिया फेडरेशन। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट्स में याद आता है स्टूडेंट यार ये तो ऑल इंडिया फेडरेशन तो कभी बनाई नहीं, तो अपन 1935 का एक्ट तो कभी लागू ही नहीं हुआ, तो इसको पढ़ के क्या करेंगे। ये लफड़ा नहीं है चाहिए अपने को ऐसा, क्योंकि क्या है ये देख लो 50 ये पढ़ाने से पहले मैंने बता दें आज का संविधान 50% इसकी कॉपी है, तो जानना जरूरी है। फेडरेशन नहीं बना तो क्या हुआ यूँ। तो पहला अंक था अखिल भारतीय संघ, ठीक। अभी अपन देखेंगे क्यों नहीं, एक तो हुआ क्या, बना नहीं, क्यों नहीं बना आगे। दूसरा था ये ना, केवल इसमें उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी सरकार लिखो, केवल उत्तरदायी सरकार, प्रांत काटो, 1 मिनट रुको, है ना। सेकंड बिंदु अपन लिखेंगे उत्तरदायी सरकार मतलब प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। तीसरा अपन देंगे सांप्रदायिकता तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का विस्तार, दे दिया था हमने पहले, अब उसका विस्तार करेंगे अपन। तो ये 3 तो इसके मुख्य अंग हैं, क्या, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ, उत्तरदायी सरकार, जिसका मैनिफेस्टेशन या मूर्त रूप अपन देखेंगे किसमें, प्रांतीय स्वायत्ता में, और सांप्रदायिकता का विस्तार अपन। ये 3 है, संघ, उत्तरदायी सरकार और पृथक निर्वाचन मंडल जो था रिप्रेजेंटेशन उसका विस्तार। अब देखो इस एक्ट को जो है ना, पूरे एक्ट को जानने के लिए, समझने के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए, एक माला के रूप में फैक्ट्स होने चाहिए। माला के रूप में अपन ने मोती पिरोए हो और अपन खटखट 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 उस पूरी प्रोविजंस को बोल जाए, तो अपन क्या होता है इस एक्ट के ऊपर अपन मजबूती से पकड़ बना पाएंगे। और वैसे अगर टुकड़े टुकड़ों में अपन चीज़ों को समझेंगे तो वो क्या मज़ा नहीं आता और फिर वो फ्रैक्चर्ड लगता है, टूटा टूटा लगता है आंसर। तो आप मोती के रूप में पिरो पाओ इस एक्ट के सभी प्रोविजंस, उसके लिए एक प्रावधान मैंने किया है F8। वैसे क्या होता है ABCD के अंदर F जो है 6ठा अक्षर है, F6 ABCDEF, ठीक है ना, ये 5वां 6ठा ही है F। तो अपन को F इसमें 2 और जोड़ दो F8। कहने का नाम F से मतलब फेडरेशन, क्योंकि सबसे बड़ी पहचान इस एक्ट की यही है फेडरेशन। हर तरह से ऑल इंडिया फेडरेशन देखेंगे अपन, फेडरल लेजिस्लेचर देखेंगे, फेडरल अपन एग्जीक्यूटिव देखेंगे, फेडरल UPSC ऐसे। तो F8 याद रखना है, मतलब फेडरल शब्द जो है वो 8 चीज़ों के आगे लगा हुआ अपन को पता रहना चाहिए। 5 में तो लगा रहेगा, 3 में अपन याद रखेंगे और फिर उसको संस्था का नाम देखेंगे। वो फेडरल शब्द उसके लिए प्रयोग नहीं है, लेकिन संस्था का नेचर जो फेडरल है। अभी अपन देखते हैं कैसे। F8 याद रखना है। तो ये ऐसे करके ये मैंने 8 संस्थाएं टोटल आपको यहाँ से 1 से 8 तक लिखी है। सबसे पहले लिखा हुआ फेडरेशन, कौन सा, ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसकी बात ये थी। फिर अपन पढ़ेंगे फेडरल लेजिस्लेचर, जो द्विसदनात्मक बाई कैमरियल लेजिस्लेचर बनेगी। एक बाई, फिर कैमरा लिखा है CAEMRA, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर द्विसदनीय, जैसे 1919 बनी थी, इसमें वही है, लेकिन अभी अपन देखेंगे नाम चेंज रहेगा निम्न सदन का।
वहाँ था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ हो जाएगा फेडरल असेंबली, क्योंकि फेडरल शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ही फेडरल फेडरेशन 1935 का अधिनियम में। ठीक है। तीसरा अपन देखेंगे फेडरल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी। फेडरल एग्जीक्यूटिव जो ना केंद्रीय कार्यकारिणी के अंदर डायरेक्टरी आएगी, प्रांतों से तो हट जाएगी लेकिन यहाँ पे केंद्र के अंदर आ जाएगी डायरेक्टरी। अपन देखेंगे सारी चीज़ें, अभी आप समझते जाओ। चौथा अपन देखेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। ठीक है ना। अभी जब यूपीएससी बनाएंगे तब मैं बताऊंगा कि 1919 के अधिनियम के तहत जो 1926 में स्थापित हुई, 1924 के ली कमीशन या रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशंस पे, उसका तो नाम था सिर्फ पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन इसको नाम दिया गया फेडरल। जो पीएससी थी ना उसके आगे लग गया एफ, तो बन गया एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसी को फिर आज़ादी के बाद जब 26 जनवरी 1950 को संशोधन लागू हुआ तो फेडरल एफ हो गया यूपीएससी, ऐसे। ठीक है। बताऊंगा अभी आगे सर देखें। फिर फेडरल कोर्ट जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बना वो। अब ये 6, 7 जो 8 है ना, पहले एक बार सुनो। फेडरल बैंक आरबीआई के रूप में, फेडरल ऑडिट एजेंसी सीएजी, वही कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल अपन देखते हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल रेलवे बोर्ड है ना, फेडरल रेलवे बोर्ड जो रेलवे बोर्ड के रूप में बना। अब ये जो 3 संस्थाएं हैं ना, इसमें मैंने फेडरल लिख के काटा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन शब्द ये काम करते थे फेडरेशन के साथ, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है। जैसे आरबीआई हुआ, बिल्कुल सेंट्रल बैंक आज इंडिया का, ये तो यही आरबीआई। ठीक है। सीएजी और रेलवे बोर्ड, फेडरल हटा दो लेकिन काम पूरे भारत के लिए करते थे ये, ऐसे है ना। तो इनके लिए फेडरल बैंक शब्द यूज नहीं करना आरबीआई के लिए, लेकिन ये ऑल इंडिया के लिए था, इसलिए फेडरल इन नेचर था ये। तो ऐसे करके ये 8 संस्थाएं हैं, ये अपन को याद में रखनी। 3 तो इधर मैंने लिख दिया, ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल एग्जीक्यूटिव। और फेडरल एग्जीक्यूटिव में आई थी डायरेक्टरी, केंद्रीय स्तर के ऊपर, प्रांतों को तो फ्री कर दिया था डायरेक्टरी से। और इधर अपन जैसे देख रहे हैं संस्थाएं, तो इन संस्थाओं को याद करने के लिए आप वर्ड याद रखो, ये क्रस, CRUS, क्रस, एच नहीं लगाना है, CR, क्रस। क्रस हुआ ही है, हुआ ही होगा, आपको क्रस समझते ही हो आप तो, है ना। और एच नहीं है इसके अंदर, उसकी जगह आर को 2 बार कर देंगे अपन, क्रस, CRRUS, क्रस। इसे संस्थाएं एक लड़ी के रूप में आपके सामने आएंगी। कैसे? सबसे पहले अपन सी से देखेंगे, सी से आएगा ये CAG, ये सी। ठीक है। फिर आर 2 है, एक आर से तो आएगा ये अपने, सबसे पहले आर से देख लो आरबीआई, और दूसरे आर से आएगा ये रेलवे बोर्ड। ठीक है। एक आर से आरबीआई आएगा, दूसरे आर से आएगा ये आर केवल आरबी, एक तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक आरबी रेलवे बोर्ड, 2 आर है। यू से आएगा यूपीएससी। ठीक है। और एस से आ गया अपने सुप्रीम कोर्ट। तो एक क्रस याद रखना है, और आर 2 बार है, राखी सका आर हो गया यू, एक आर से आरबीआई और एक आर से केवल आरबी रेलवे बोर्ड, ऐसे है अपनी ये चीज़ अपने जानना। तो क्रस याद रखोगे ना, तो ये अपन चारों एक साथ, 5 एक साथ लिख देंगे, 1 2 3 4 5, और आगे ना 4 और 1 आर 5 क्रस। तो ये 8 लड़ी ऑटोमेटिक बनेगी अपने, क्योंकि देखो 35 वाले अधिनियम को लिखने सुनने समझने के लिए ये क्रस याद होना जरूरी है। और ये ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली। ठीक है। ये तो इंडिया के संदर्भ में। अब अपन देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। तो मैं बता रहा था जैसे भाई हमेशा अपन कोई भी एक्ट देखते हैं तो उसमें हायरार्की में देखते हैं, पहले गृह सरकार में क्या चेंज हुआ, फिर भारत के संदर्भ में तो ये फेडरल वाले जो 8 हो यही आएंगे। ठीक है सर। अब अपन सबसे पहले देखते हैं गृह सरकार, होम गवर्नमेंट में क्या परिवर्तन हुआ। गृह सरकार का मतलब ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटिशर्स का घर जो था वो ब्रिटेन था, वहीं की संसद चलाती थी भारत में, इसलिए होम बोलते हैं। कि भारत सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई। ये जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, किसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की, जो कब बनी थी, 1858 के अधिनियम के तहत बना, बताई थी मैंने आपको, होम गवर्नमेंट में चेंजेस। परिषद को समाप्त कर दिया गया है। टोटल सदस्य इसमें कितने थे, 15 थे। और इस परिषद में सबसे पहले भारतीय गए थे 2, 1909 के अधिनियम के तहत। वो कौन थे? वेरी गुड, एक तो KG गुप्ता और एक SHB सैयद हुसैन बिलग्रामी। और पहला भारतीय जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में था, जो सीन में आया सत्यमेव जयते, वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा। वेरी गुड, याद रखते हो यार आप। चलो, तो भारत राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई। देखो मैंने हाईलाइट परिषद ही कर रखा है, ये मत कर देना कि भारत सचिव का पद समाप्त हुआ। नो, भारत सचिव का पद तो लास्ट जब 1947 का अधिनियम लागू हुआ 15 अगस्त 1947 तब समाप्त होएगा। ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल समाप्त की है। और इससे पहले जो अपन ने 1919 का अधिनियम पढ़ा था ना, तब अपन ने बताया था कि होम गवर्नमेंट के अंदर एक पद और बनाया गया था, इंडियन हाई कमिश्नर का। एक तरह से होम गवर्नमेंट में डायरेक्टली हमने चालू कर दी इंडियन हाई कमिश्नर 1919 के अधिनियम में। ऐसे कुछ विषय लेके, खासतौर पर स्टोर्स और विद्यार्थी लेके भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से इंडियन हाई कमिश्नर को दे दिए गए थे। ये याद रखना। इंडियन हाई कमिश्नर 1919 के एक्ट से
ठीक है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल खत्म की गई किससे? 1935 के अधिनियम से। क्यों? क्योंकि भारतीयों की मांग होती थी कि भारत से चलना चाहिए, दिल्ली या शिमला से, ना कि व्हाइट हाउस या डाउन स्ट्रीम से। उसका अगला कदम ये था। ऐसे समझ गए? ये है। और जब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल समाप्त कर दी तो इसके एवज में क्या दिया? कुछ एडवाइजर्स दे दिए गए, कुछ, संख्या निश्चित नहीं थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो 15 थे, कुछ दे दिए गए एडवाइजर्स, ठीक है, क्योंकि ये खुद काम थोड़ी करेगा यार। और फिर उधर इंडियन हाई कमिश्नर भी इनका एजेंट बन गया, तो वो उसको भी तो सलाह के लिए कोई चाहिए, तो कुछ एडवाइजर्स इनको दिए गए। फिर क्या है, भारत सचिव उनका परामर्श केवल सिविल सेवाओं के विषय को छोड़कर अन्य विषयों पर मानने के लिए बाध्य नहीं था। केवल सिविल सर्विस की जो रिकमेंडेशन होती थी एडवाइजर्स की, वो बाध्य थी किस पे? भारत सचिव पर। सिविल सर्विस बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था मैटर। ऐसा इस परिषद को समाप्त करने का कारण यह था कि भारतीय लोकमत इस परिषद का कड़ा विरोध करता था। देखा ही अपन 1919 के अधिनियम में भी देखा कि भारत दिल्ली या शिमला से कंट्रोल होना चाहिए, ना कि व्हाइट हाउस या डाउन स्ट्रीट से। कैसे? तो गृह सरकार के अंदर तो ये चेंज है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एग्जीक्यूटिव काउंसिल खत्म हो गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद नहीं खत्म हो गया, गलती मत कर देना। देखो एडवाइस दिए गए, इसके बदले में सिविल सेवा के जो रिकमेंडेशंस हुआ करती थी एडवाइजर्स की, वो ही केवल बाध्य थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पे। परिषद को क्यों खत्म किया गया? क्योंकि भारतीय लोकमत हमेशा विरोधी रहा इसका। भारतीय लोकमत मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे वो हमेशा इसका विरोध करते। अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले आया अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है ना। ऑल इंडिया फेडरेशन ये बहुत बड़ी विशेषता थी, इस मतलब सबसे बड़ी विशेषता थी ये समझ लो इस अधिनियम की, केंद्रीय स्तर के ऊपर जो था ऑल इंडिया फेडरेशन। अब ये ऑल इंडिया फेडरेशन जैसा नाम था वैसा काम था, मैंने आपको बताया अभी 3 विशेषताएं देखी थी, तो सबसे पहले यही आई थी। तो जैसा नाम था वैसे काम था ऑल इंडिया फेडरेशन। पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाला था ये। भारत में ब्रिटिश प्रांत और रजवाड़े भी। देखो इस अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित संघ, ये ऑल इंडिया फेडरेशन में ब्रिटिश प्रांत जो इस समय 11 थे, तथा मुख्य आयुक्त जो चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, जैसे अपने अजमेर था, कुर्ग था, अंडमान निकोबार था, वो इस समय 6 थे वो, है ना। मुख्य आयुक्तों के ब्रिटिश प्रांतों को सम्मिलित होना अनिवार्य था, परंतु भारतीय रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। ब्रिटिश प्रांत तो आएंगे ही आएंगे जैसे पहले की तरह आते थे, लेकिन इसमें रियासत आएंगी या नहीं आएंगी ये डिपेंड करता था रियासत के राजा के मूड के ऊपर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर ही, ठीक है। कि मतलब एक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो ब्रिटिश भारत का अंग है प्रांत, तो आएंगे ही आएंगे। तो इस समय 11 थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत है, मुख्य आयुक्त प्रांत, जैसे अजमेर, कुर्ग अपने कर्नाटका, अंडमान निकोबार, वो भी आएंगे ही आएंगे, समझ गए, क्योंकि वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा। लेकिन रियासत का होना वैकल्पिक था, राजा की मर्जी पर डिपेंड करेगा, राजा जी चाहे तो चाहे। अब पहली बात तो ये आती है कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे पहले कोई भी अधिनियम रियासत को किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं देता था, उन पर कोई मतलब ही नहीं रहता था। तो ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए किया इसमें, जिससे कि ये जो भारतीयों की मांग है ना कि उत्तरदायी शासन दो हमें, उसके ऊपर ब्रेक लग सके कैसे न कैसे। तो ये राष्ट्रीयवाद का जो उठती हुई सुनामी थी ना राष्ट्रवाद की, उस सुनामी को तोड़ने का ये एक तरीका था, ये राजाओं को लेके आओ अपने अंदर, या वही डिवाइड एंड रूल का ही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी का एक हिस्सा था ये, राजाओं को लाओ आप, है ना। क्योंकि ये जो राजा थे देखो ये लंदन के अंदर रहा करते थे ज़्यादातर, हर रियासत के, जैसे अपने राजपूताना था, बड़ौदा, अपने नागपुर, गायकवाड़, भोसले, पंजाब, सारे ये रहते थे कहाँ? लंदन में, और वहाँ ब्रिटिश संसद का गुणगान किया करते थे ऐसे। तो इनको बना लो अपना हितैषी। तो ये जो संसदें कानून बना रही है ना, चाहे केंद्रीय हो चाहे प्रांतीय हो, उसको तोड़ेंगे अपन। तो यहाँ तो ये ऑल इंडिया लेवल के ऊपर बात थी। और लेवल मतलब जो अपन ने देखा ना 1919 में 2 इंस्टीट्यूशन आए, हालांकि उन इंस्टीट्यूशन का भी रूप बदलेगा, यहाँ पे फेडरल लेजिस्लेचर्स का भी रूप बदलेगा, तो उन फेडरल लेजिस्लेचर में चाहिए हमको ये। तो इन सबको बुलाओ ऐसे, और एक संगठन बनाओ जिसको ऑल इंडिया फेडरेशन बोलेंगे अपन। और असल मकसद क्या था अंग्रेजों का इससे? राष्ट्रवाद को कुचलने में रियासतों का इस्तेमाल करना ऐसे। और दूसरी बात, प्रांतों का मिलना अनिवार्य था, परंतु राजाओं का मिलना या रजवाड़ों का मिलना, प्रिंसेस का मिलना वैकल्पिक था, ठीक है ना। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। देखो ये जो प्रांत है ना, इनको प्रोविंसेस बोलते हैं, 3 बड़े प्रोविंस होते हैं उनको प्रेसिडेंसीज बोलते हैं। और ये राजा जो है ना, भारतीय रियासत, रजवाड़े या राजा राजकुमार होते थे तो उनको प्रिंसेस बोलते हैं, प्रिंस, राजा, राजकुमार, प्रिंसेस, ठीक है। ये फिर प्रस्तावित संघ के अस्तित्व में आने के लिए रियासतों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना था। क्या था? सबसे पहले लिखा हुआ प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में आधे रियासती प्रतिनिधि, है ना, आधे रियासती प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें प्रस्तावित संघ में शामिल हों। देखो ये क्या है, आधे रियासतें प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें इसमें शामिल होना चाहिए प्रस्तावित संघ में, ये एक शर्त थी इसकी,
और दूसरी शर्त क्या है कि आधी रियासती जनसंख्या की निवास वाली रियासतें संघ में शामिल हो। कहने का मतलब 2 तरह के जो रियासतें थी ये इसके अंदर शामिल होनी चाहिए प्रस्तावित संघ में, तब तो ये संघ बनेगा। अब ये 2 तरह की रियासतें कौन सी थी? पहला लिखा हुआ आधे रियासती प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें। ये क्या था? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे रियासतों का एग्जाम्पल एक अपन लेते हैं, एक राजपूताना, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, है ना, ये मीन वाइल। एक अपन लेते हैं पंजाब। 2 रियासतों का अपन ने एग्जाम्पल लिया। अब अपन देखेंगे कि ऑल इंडिया फेडरेशन में जो रियासतों के लिए जैसे सीट थी, जैसे अपन देखते हैं कि एक रहेगा काउंसिल ऑफ स्टेट, उसके अंदर जैसे अपन देखेंगे टोटल सीट्स आएंगी 260, ठीक है। इधर रहेंगी ये 156 और ये 140, 156 नहीं, ये 4 और 104 हो गया टोटल 260, ठीक है। 156 और 104, तो ये रियासतों को थी 104। अभी बताऊंगा नीचे। तो लिखा हुआ इसके अंदर आधे रियासती प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें, आधे रियासतें। अब जैसे अब ये भाई 104 सीटें अलग अलग रियासतों में बांटी गई होंगी, ठीक है। अब जैसे इस 104 का आधा कितना होता है? 5 और 2 52, ठीक है। अब जैसे राजस्थान को मिली 32 सीटें, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं अपन को, इधर इसको मिली 22 सीटें, ठीक है, अपन पंजाब को, तो इन दोनों का टोटल हो गया 54। तो कहने का मतलब क्या है? और रियासतें जैसे फॉर एग्जाम्पल उस समय टोटल जैसे वही 562, तो ये 562 पूरी की पूरी मिलना जरूरी नहीं है इस फेडरेशन के अंदर। एटलीस्ट कितनी हो कि ऐसी रियासतें तो आधे विधायी प्रतिनिधि चुनने वाली हों। ये लिखा हो ना, आधे रियासती प्रतिनिधि चुनने वाले हों, कि रियासतों के अंदर प्रतिनिधि, मतलब रियासतों के प्रतिनिधि 104, आधे हो गए 52, तो कम से कम 52 प्रतिनिधि चुनने वाली जो रियासतें हैं वो तो इसमें आएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा है, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आधी से ज़्यादा जनसंख्या का निवास स्थान है, आधी रियासतें जनसंख्या का निवास करने वाली रियासतें। तो बड़े को अपन नहीं नज़रअंदाज कर सकते, छोटे को चाहे नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि ये ऑल इंडिया फेडरेशन है। तो आधे रियासती प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व देने वाली रियासतों का मिलना इसमें जरूरी था। आधी रियासती जनसंख्या का निवास वाली रियासतों का इसमें रहना जरूरी था। तो ये आधी रियासती प्रतिनिधि है ना, इसको समझो। ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में आधे रियासती प्रतिनिधि चुनने वाली रियासत, जैसे राजस्थान, पंजाब, उनका आना जरूरी था। क्यों? क्योंकि तुम संख्या में बड़े हो, तुम्हारा भौगोलिक क्षेत्रफल ज़्यादा है, तभी तो तुमको सीट ज़्यादा दी है। तो तुम ही नहीं आओगे तो फिर किस काम का? बड़े बड़े हाथी तो आए ना कम से कम। यूँ आधी रियासत जनसंख्या की निवास वाली रियासतें, रियासती भारत के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग रहते थे, उसमें से 300 रहते थे राजस्थान में, 200 रहते थे पंजाब में, तो आधी रियासती जनसंख्या राजस्थान और पंजाब में रह रही, तो बड़े आती हैं, इनका आना जरूरी है संघ में। तो ये थी आधी रियासती जनसंख्या और आधी रियासती प्रतिनिधि और आधी रियासती जनसंख्या का निवास वाली रियासतों का मिलना इसके अंदर अखिल भारतीय संघ में मिलना जरूरी था, इसके अस्तित्व में आने के लिए, अखिल भारतीय संघ के अस्तित्व में आने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये बड़ी बड़ी रियासतें इसमें मिली ही नहीं, क्योंकि क्या था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ नीचे एक बार पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ। अर्थात प्रस्तावित संघ का अस्तित्व बड़ी रियासतों के संघ में सम्मिलित होने पर निर्भर करता था। बड़ी समझ गए? बड़ी क्या, क्यों बड़ी क्यों आई? क्योंकि वो आधे रियासती प्रतिनिधि को रिप्रेजेंट करते हैं और आधी रियासती जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती हैं बड़ी रियासतें। इसलिए जिन शर्तों पर रियासतें सम्मिलित होनी थी वे सब सम्मिलित पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिख दी गई थी, परंतु रियासतों को अपने प्रभुत्व की समाप्ति के भय के कारण उन्होंने उपरोक्त दोनों शर्तों को मानने से मना कर दिया। फलतः प्रस्तावित संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में लिख दी गई थी ये चीज़ कि भैया चूंकि तुम आधे ज़्यादा रियासती प्रतिनिधित्व को स्थान रखते हैं तुम्हारे पास और आधी ज़्यादा रियासती संख्या तुम्हारे पास है, इसलिए तुम यहाँ आना जरूरी है, ये लिख दी गई थी। तो रियासती भारत के जो नेता राजा थे या राजकुमार थे, प्रिंसेस जो थे, उन्होंने देखा कि यार ये एक तरीका है, हमारी जो सॉवरेंटी है, जो इंडिपेंडेंस हमारा है राजाओं का, रजवाड़ों का, उसको ख़त्म करना चाहती है ब्रिटिश सरकार। डर था उनके मन में, डर बैठ गया, तो वो तो आई ही नहीं ऑल इंडिया फेडरेशन में। तो फेडरेशन बनने की सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि ये दोनों शर्तें पूरी करनी चाहिए, मतलब बड़ी बड़ी रियासतों को तो उसमें आए। और बड़ी से क्या मतलब था यहाँ, बड़ी की क्या डेफिनेशन है, आधे से ज़्यादा रियासती प्रतिनिधि और आधे से ज़्यादा रियासती जनसंख्या को आप रिप्रेजेंट अगर करते हो तो तुम्हारा आना जरूरी है। और तुम जरूरी क्या है, जरूरी तो इन बिंदुओं के हिसाब से जरूरी है, लेकिन तुम्हारा आना है ना आना तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है। भाई तुम्हारा आना तो जरूरी है, आना ही है, लेकिन
भाई जरूरी तो क्यों है कि इन दोनों पैरामीटर्स को तुम खरे उतरते हो, लेकिन दूसरा क्लोज क्या है कि ये तुम्हारी इच्छा पे, भाई तुम अगर इच्छा हो ना तुम्हारी तो तुम आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें दोनों पूरे करते हो। अब इच्छा है कि नहीं है, मेरी तो इच्छा नहीं है, क्योंकि वैकल्पिक है, यही मैं बता रहा हूँ। यही था राइडर सबसे बड़ा, ये राइडर नहीं होता तो फिर मिलना जरूरी था राजपूताना और पंजाब, बड़े बड़े तो मिलते ही ना, लेकिन वो राइडर दे दिया वैकल्पिक। क्यों? क्योंकि इन रियासती राजाओं ने हमेशा मदद करी है अंग्रेजों की 1857 के विद्रोह को दबाने में कह लो, चाहे से भारतीय राष्ट्र आंदोलन को कुचलने के अंदर कह लो, हर तरह से। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व दोनों में मदद करते थे ऐसे, ठीक है ना। मतलब जैसे हाइफा का युद्ध देखो, आपने राजपूताना कैवलरी वहाँ से गई कि नहीं गई ऐसे, तो नो डाउट शौर्य पराक्रम वो दिखाता है, लेकिन एक राष्ट्रीयता की भावना से देखे तो वो ये था कि यार ऐसे। अब वो तो आप जैसे गांधी जी ने भी अपन देखते हैं कि SBS नहीं था कि भारत ने हर तरह से मदद करी थी ब्रिटिशर्स की, कि सामान में, बारूद में और सेना के अंदर, है कि नहीं। और वो 10 करोड़ पाउंड दिए कि नहीं दिए, 10 CR, और गांधी जी को बोलते थे सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। और फिर वो ये सब वहाँ पढ़ा था अपन ने 1919 का दिन पढ़ा है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, ऐसे प्रथम विश्व युद्ध में लिखा, समझ गए। तो ऐसे करके ये ऑल इंडिया फेडरेशन का भी अस्तित्व में ही नहीं आया। तो ये पहला जो दारमदार था वही खत्म हो गया, एक्ट में दारमदार था। अब इसके पीछे अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी। राजाओं को क्यों लाना चाहते थे? क्यों लाना चाहते थे राजाओं को? क्योंकि भैया जो ये राष्ट्रवाद की सुनामी से रोक सकें, और फिर लाना ही चाहते थे, उसको वैकल्पिक क्यों किया, इसको अनिवार्य करते ऐसे, ठीक है। तो ये अपन को चीज के अंदर देखनी है। तो ये पहला बिंदु फेडरेशन, पहला F8 थे, पहला F था ऑल इंडिया फेडरेशन। वो ऑल इंडिया फेडरेशन में देखा ये दो प्रोविजंस थे और अस्तित्व में क्यों नहीं आया वो देखा, क्यों लाना चाहते थे और क्यों नहीं आया ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा अपन देखते हैं फेडरल लेजिस्लेचर, संघीय विधानमंडल। ये संघीय विधानमंडल जी क्या चीज़ है जी? भाई सभी को आपने बुला लिया, प्रांतों से बुला लिया और उधर रियासतों को बुला लिया, तो कहीं तो वो बैठेंगे करेंगे ना। अभी मैंने 104 को ही 50% निकाला था, तो कहीं तो आप उनको बैठाओगे अगर आते तो ये 2 सदन बनाए गए थे, जो 1919 के अंदर 2 बने थे ना, वो 2 ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका कार्यशैली चेंज कर दिया। अपन देखते हैं कैसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, और यही अगर अस्तित्व में आते तो फिर संसद में कन्वर्ट होते, भारतीय संसद में, लेकिन अस्तित्व में नहीं आया। तो भारतीय संसद में तो 1919 वाला जो था ना बाइकैमरल लेजिस्लेचर, वही कन्वर्ट हुई थी। ये 35 वाला कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन ही नहीं बना, तो ये फेडरल लेजिस्लेचर अस्तित्व में ये भी नहीं है, क्योंकि वो जो चुन के आते हैं ना वही तो बैठते यार इसके अंदर। अभी अपन देखेंगे, ये देखो ये 104 सीटें रियासतों को, इधर 125 सीटें रियासतों को ऐसे, और ये प्रांतों को 250 इधर और 156 इधर। तो इन रियासतों ने आने से मना कर दिया, तो ये फेडरेशन का हिस्सा, ये दोनों हाउस थे, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली, यही अस्तित्व में नहीं आए, तो ये वाला हिस्सा भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि फेडरेशन बनता भाई, ये फेडरेशन का ही तो मूर्त रूप थे ये दोनों हाउस। बैठते कहाँ? बैठते इन हाउसों में। तो चूंकि इन्होंने बैठने वालों ने मना कर दिया, तो फिर हाउस भी नहीं बने ऐसे। जब उसमें घर में कोई रहने ही नहीं आएगा तो घर बना के क्या करेंगे हम, ये बात थी। तो अब घर देखते हैं अपन, ठीक है, कि फेडरल लेजिस्लेचर में क्या पढ़ते हैं, ये द्विसदनीय होगा, बाइकैमरियल, आई नहीं है इसमें, BI में ही है, फिर आगे आई नहीं है, बाइकैमरल, बाइक फिर ये कैमरा बोलना है, CAMERA कैमरा, और LO लगा देना, तो बाइकैमरल, ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर। क्या 2 सदन, द्वि का मतलब 2 सदन वाले। सबसे पहले 2 सदन किससे आए हैं? 1919 से आए हैं 2 सदन, याद रखो, ठीक है। एक था राज्य परिषद, दूसरा संघीय सभा। राज्य परिषद को काउंसिल ऑफ स्टेट COS, और दूसरा फेडरल असेंबली। 1919 में भी यही नाम थे, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन इधर वो नाम था केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, CLA, जिसमें अपन देखते हैं कि बम फोड़ा गया था 1929 में, ठीक है ना, भगत सिंह के द्वारा ऐसे। ये हो गया। आप देख लेते हैं दोनों हाउसेज का, देख लीजिए, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली देख लिया अपन ने। ठीक है साहब। अब अपन देखते हैं सबसे पहले राज्य परिषद, मतलब 2 सदन थे इसके अंदर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और फेडरल असेंबली, COS एंड FA। काउंसिल ऑफ स्टेट ऊपरी सदन हो गया, और संघीय सभा फेडरल असेंबली निम्न सदन हो गया। इन दोनों को अपन कंबाइंड रूप से बोलते हैं फेडरल लेजिस्लेचर, है ना, संघीय विधान मंडल। जैसे आज विधानमंडल में क्या आते हैं? विधानसभा और विधान परिषद,
है ना, ऐसे ही है ये संघीय विधानमंडल, फेडरल लेजिस्लेचर। राज्य परिषद एक स्थायी सभा थी और ये अस्थायी थी। देखेंगे अभी अपन कैसे, मतलब ये वर्तमान राज्यसभा के समान है और ये वर्तमान लोकसभा के समान है। एक ग्रुप इनका अपन देख चुके हैं 1919 में, इजी हो जाएगा आपके लिए। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात चुने जाते थे। इसका मतलब वार्षिक एनुअल इसका क्या होता था, पार्शियल नवीनीकरण होता था, रिन्यू होती थी, पार्शियल रिन्यू। 1919 में पढ़ा था ये, आंशिक नवीनीकरण होता था। और यहाँ क्या होता था, यहाँ लिखा होता है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, क्योंकि सदन तो भाई स्थायी है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल क्या होता था, 3 वर्ष का होता था। और 1/3 सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष बाद क्या होते थे, रिन्यू होते थे। और जबकि निम्न सदन का अपन क्या देखते हैं कि निम्न सदन की अवधि कितनी थी, 5 वर्ष था, तो सदस्य कार्यकाल भी 5 साल का। अपन ने जब इसको 1919 के अधिनियम के अंदर देखा था, तो अपन ने यहाँ देखा था ये यहाँ पे 5 थी और यहाँ पे 3 थी, वहाँ उल्टा था। और यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे 3 और 5 कर दिया। तो देखो 35 के अधिनियम में देखो याद कैसे रहेगा, 35 के अधिनियम लिखा रहा है 3 और 5, तो 1935 का अधिनियम ही तो पढ़ रहे हैं अपन। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स और ये फेडरल असेंबली खत्म। अरे बंसी वाला चाहता है तुमको याद हो, लेकिन अब तो तनाव में आ जाते हैं, क्या करें, याद ही नहीं करें। और उधर ये 53 ये 1919 वाले में था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की था सदस्य कार्यकाल 5 साल का, वहाँ भी यही था 1/3। उसमें ये लिखा हुआ था निश्चित अनुपात में रिन्यू होते थे, वार्षिक निश्चित अनुपात में हर 5 साल बाद कार्यकाल 5 साल का होता था सदस्य का, लेकिन निश्चित अनुपात में वो रिन्यू होते थे, नवीनीकरण होता था। वहाँ 1/3 नहीं था 1919 में, लेकिन 5 साल था। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि सभा का कार्यकाल 5 साल का था। 1919 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, ऐसे ये चीज़ अपनों को। वहाँ ये 1/3 नहीं था, वहाँ था निश्चित अनुपात में, मतलब ये वहाँ ये था कि सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता। 1919 की बात कर रहा हूँ, सदस्य का कार्यकाल 5 साल का, लेकिन हाँ कुछ निश्चित अनुपात के अंदर वार्षिक नवीनीकरण वार्षिक नवीनीकरण होता था, ठीक है ना, मतलब सदस्य कार्यकाल ऐसे करके 5 साल का था, लेकिन वार्षिक नवीनीकरण होता था सदस्यों का निश्चित अनुपात में। ऐसे तो ऐसे कंपेरेटिव पढ़ोगे तो अच्छा याद होगा। फिर क्या था, इसमें 260 सदस्य होने थे, 156 प्रांतों से और 104 यहाँ से। अब देखो मैं हमेशा से बताता आया हूँ, कहाँ से, बिल्कुल 1853 से, 1853, 61, 92, फिर 9, 19 और ये 35, ये 6 जो है ना हमेशा आएगा। ये 1853 वाला पड़ा 6, 1861 वाला पड़ा मिनिमम 6 मैक्सिमम 12, 1892 वाला पड़ा मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16, ठीक है। फिर 1909 का पढ़ा अपन ने, मैक्सिमम हो गए मतलब टोटल हो गए 60 का जो अपन विभाजन देखते हैं। फिर जब अपन आए 1919 के अंदर तो ये 60 हो गया 160 और यहाँ पे हो गया 260, ऐसे तो है कि नहीं एक लड़ी पूरी, सॉरी 19 है ना, मतलब 1909 में तो टोटल 60 ही थे और ये 1919 के अंदर जो अपना काउंसिल ऑफ स्टेट्स था उसके सदस्य 60 थे, तो 56 और 4 में अपन ने बांटे थे, ठीक है, 60, 26 और 34 में बांटे थे 60 को, 26 और 34, ठीक है, यूँ मतलब 24 इधर था 36 उधर था, मतलब 24, 26 और उधर 36 अपनी 26 थे, 26 और 34, 26 से याद आया, देखो गलती हो रही है, खुद ही पकड़ में आया, 26 से 26 और 34 उधर था, 34 के नीचे 14 थे, यूँ तो 26 और 34 में बांटे थे। तो मैं ये बता रहा था यहाँ पे, देखो यहाँ ये कहने का मतलब ये 60 जो है ना ये अपना कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। 1909 वाले अधिनियम में मैक्सिमम अपन 60 थे, उसका अपन विभाजन किया था। 1919 वाले के अंदर जो ऊपरी सदन था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला था उसमें भी 60 सदस्य थे, इसको अपन ने मेन बांटा था, ठीक है ना, इधर थे अपने मनोनीत, इधर थे निर्वाचित। तो मनोनीत के अंदर अपन ने लिखा था 26 और इधर ये 34, ऐसे मैं बता रहा हूँ। फिर ये इधर ये 14 था, यहाँ पे 14 और 20, ऐसे ये विभाजन था 1919 का। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये 6 का अंक आपका कभी पीछा नहीं छोड़ रहा। देखो ये जो है ये 1853 है, ये अपने 1861 है, ये 1892 है, ऐसे देख लो 6 हमेशा चला आ रहा है। ये देखो 6 ये रहा, 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 और 35 में भी साथ नहीं छोड़ा, 35 में देखो 260, 6 ये रहा। तो इसलिए 6 का अंक बड़ा मदद करेगा अपने को। यहाँ मैंने बताया था यहाँ डिफरेंस 6 का है, 1861 में 6 और 12, 1892 में डिफरेंस 6 का है। तो ऐसे ही सिमिलरिटी टेबल बनाओ तब जाके चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो ये हो गया अपने, तो मैं बता रहा था 260 सदस्य और 156 प्रांतों से, 104 रियासतों से।
मतलब रियासतों से कितनी सीटें होगी, 40% होगी, 104 40% 260 का। इधर अपन देखते हैं कुल सीटें 375, ठीक है, 375, ओके 375। है ना, 300, जैसे अपन देखते हैं इंडियन आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्तमान आर्टिकल में 395 है, ठीक है, तो 375 ऐसे याद रखना अपन को, 375। इसमें प्रांतों से थे 250 और रियासतों से थे 125, जो कि 33% थे। तो 125 33 याद रखो, 33 मतलब तीसरा हिस्सा, तो 125 का डबल करोगे तो 250 आ गया, 125 का 3 गुना करोगे तो 350, मतलब 125 का पाड़ा बोलोगे 125 बन 125, 125 दूनी 250 हो गया ना, 125 100 100 200 25 बड़े 250 और 125 दिया 375, ऐसे यहाँ आ रहा ना 1 2 3, तो 375, मतलब क्यों कैसे आया ये, क्योंकि 175 33% है, तीसरा हिस्सा है, तो दूसरा हिस्सा डबल 250, तीसरा 375, तो ये अपन को याद हो जाएगा फेडरल असेंबली। और इधर कितने, तो इधर तो वो 60 260, तो 56 इंच का सीना 156 और 104 आ गया, 156 इंच का सीना, 56 इंच 156 104 यू। इधर 40% हिस्सा रियासतों का था, इधर 33%, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने मिलने से मना कर दिया भाई, पहली बात तो ये वैकल्पिक था, दूसरा प्रभुत्व के डर के कारण मिलने से मना कर दिया, और किन का मिलना जरूरी था, जो 2 कंडीशन पूरी करते हो, मतलब वो आए तभी, जरूरी का मतलब वो आएंगे तभी बैठेगी बात, जरूरी ऐसा नहीं था कि मस्ट था, मतलब अगर ये आना चाहे ना, ये 2 कंडीशन वाले, तो ये आ सकते हैं, ऐसे 2 कंडीशन वाली, कौन सा, आधी से ज़्यादा विधायी सीटें आपके पास हों और आधी से ज़्यादा रियासती, मतलब आधी से ज़्यादा रियासती सीटें आपके पास हों, सीटें कह लो चाहे प्रतिनिधि कह लो, रियासती प्रतिनिधि, या आधी से ज़्यादा रियासती जनसंख्या आपके रियासत के अंदर निवास करती, उनका तो आना था, जरूरी था, ठीक है ना, लेकिन उन बड़ों ने मना कर दिया। क्यों मना क्यों कर दिया, क्योंकि इनकी इच्छा पे डिपेंड करती थी आना है नहीं आना, इसलिए। फिर क्या अपन देखते हैं, प्रांतों के सदस्यों, मतलब प्रांतों के सदस्यों का चुनाव, ये यहाँ ये प्रांतों के सदस्य आ रहे हैं ना, 156 प्रांतों के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता था, मतलब सीधा जनता करती थी प्रत्यक्ष, और रियासतों को तो भाई सीधी सी बात है राजा मनोनीत करेगा। और यहाँ अपन जैसे देखते हैं 375 में क्या कहानी थी, फेडरल असेंबली में प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, मतलब अप्रत्यक्ष, कहने का मतलब राज्यसभा के तो चुने जाएंगे प्रत्यक्ष और लोकसभा के चुने जाएंगे अप्रत्यक्ष, जो कि एक विडंबना ही थी कि भैया ये तो निम्न सदन क्या है, ये लोकप्रिय सदन होता है, तो इसको डायरेक्ट चुनो और इसको इनडायरेक्ट चुनो, होना ये चाहिए था, लेकिन ये उल्टा कर दिया, समझ गए, तो ये एक विडंबना हो गई थी। फिर आज अपन देखते हैं राज्यसभा के अंदर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोकसभा के अंदर प्रत्यक्ष होता है, यहाँ उल्टा था, जो ऊपरी सदन था जो कम लोकप्रिय होता है कंपेटिवली, उसको तो दे दिया प्रत्यक्ष, और जो लोकप्रिय है उसको दे दिया आपने अप्रत्यक्ष। और जबकि अपन 1919 का अधिनियम के अंदर देखे तो दोनों ही प्रत्यक्ष थे, दोनों में डायरेक्ट जनता सुनती थी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों मैंने बताया था मताधिकार। इधर अपन ने मताधिकार देखा तो याद करो लिखा होता 10K, फिर 10,000 रुपये आपकी वार्षिक आय हो, 750 रुपये वार्षिक आप कर देते हो, और इधर बताया था 2,000 रुपये आपकी वार्षिक आय हो, 50 रुपये आप वार्षिक भूमि कर देते हो, या 15 रुपये मासिक किराया देते हो, या 15 रुपये वार्षिक नगर निगम कर देते हो, ये इसमें लिखी हुई थी मतदाता की अर्हता। तो ऐसे करके यहाँ पे 24 करोड़ में से 1920 की जनसंख्या में से 24 करोड़ में से यहाँ पे तो 0.07 के पास था, और यहाँ पर ने देखा था जीवन 0.40% के पास मताधिकार था 1919 के अंदर, समझ रहे हो ऐसे। तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखो कंपेरेटिव। तो राजाओं को दिया हमने 40% काउंसिल ऑफ स्टेट में और 33% अपन ने फेडरल असेंबली के अंदर, ये देख लिया। और रियासतों के यहाँ पे भी क्या मनोनीत होने थे, दोनों जगह मनोनीत है। वैसे ब्रिटिश प्रांतों के यहाँ पे प्रत्यक्ष और यहाँ पे अप्रत्यक्ष, याद रखो चीज़, यहीं से क्वेश्चन बनता है। फिर देखो क्या, ये बहुत ही बड़ी विचित्र जो मैंने भी आपको बोल के बताया वो यही है, यह एक बहुत ही विचित्र व्यवस्था और साधारण रीति के विपरीत थी कि ऊपरी सदन, यहाँ पे कौन सा काउंसिल ऑफ स्टेट का चुनाव सीधा मतदाताओं प्रत्यक्ष किया जाए, और सीधे मतदाताओं द्वारा मतलब प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, और निम्न सदन जो यहाँ पे था फेडरल असेंबली, जो कि अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि निम्न सदन को बोलते हैं लोकप्रिय सदन, जो कि अधिक महत्वपूर्ण था, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष हो। भाई ये कर लो आप प्रत्यक्ष, कोई दिक्कत नहीं काउंसिल ऑफ स्टेट को, लेकिन जो निम्न सदन है फेडरल असेंबली, वो तो होनी चाहिए प्रत्यक्ष। ऐसे यह संघीय विधानमंडल मतलब फेडरल लेजिस्लेचर कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन का विचार ही रियासतों के संदेह के कारण असफल हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, जिनको आकर यहाँ बैठना था
वो ही नहीं आए तो हम घर बना के क्या करेंगे? सीटें तो तेरे लिए लगी थी यार, तुम आए ही नहीं। रियासतों को भाई शक हो गया, इन राजाओं को, हमारी यार ये सॉवरेंटी खत्म करेंगे इस बहाने, नहीं जाने हम तो। और फिर उनका आना नहीं आना उनकी इच्छा पर डिपेंड करता था। ये चीज़ समझ गए? तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बना तो ये फेडरल लेजिस्लेचर भी दरी की दरी ही रह गई है। वो दिल के अरमा डैश डैश में बह गए। ओके, ये चीज़ थी। फिर अपन जैसे देखते हैं कि फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर ही एक अच्छी चीज़ जो हुई वो क्या था कि भाई लेजिस्लेचर बैठ के कानून बनाती। अब कानून में क्या क्या, कौन फेडरल लेजिस्लेचर किस विषय पर बनाएगी, प्रांतों पर किस विषय से बनाएगी, ये वैसे अपन ने देख लिया था 1919 में भी आ गया था। प्रांतों को दो भागों में बांट दिया था, केंद्रीय और प्रांतीय, ठीक है ना, और उसमें बना दिया गया था ऐसे ऐसे। लेकिन उसको फिर जैसे अपन उसमें देखते हैं उसमें दो ही थे, केंद्रीय और प्रांतीय। फिर प्रांतीय को पुनः दो भागों में बांटा था, जैसे डायरेक्ट की चालू प्रांतों में बताया था मैंने आपको। यहाँ क्या किया कि इन जितने भी ये विधि संबंधी विषय थे, कानून संबंधी, विधान संबंधी या प्रशासन संबंधी, भाई किसी विषय पहले कानून बनता है फिर उसके अकॉर्डिंग प्रशासन होता है, तो इसलिए विधायिक विषय कानून विषय कह देते हैं, एक ही चीज़ है। या प्रशासनिक विषय, पहले कानून बनेगा किसी विषय पर, शिक्षा विषय पहले कानून बनेगा फिर उसके अकॉर्डिंग प्रशासन होगा। तो मैं ये बता रहा था कि 1919 के अंदर तो दो ही विभाजन हुए, जबकि आज अपन वर्तमान कानून संविधान के अंदर देखते हैं कि 7 शेड्यूल के अंदर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंदर कि अपने 7 शेड्यूल के अंदर 3 सूचियाँ हैं, 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, 3 है, 2 थोड़ी है। तो 1919 वाले में तो 2 ही थी, वर्तमान संविधान में 3 है। तो क्वेश्चन यही है कि वर्तमान संविधान के अंदर जो केंद्र राज्य संबंध अपन देखते हैं, केंद्र राज्य संबंधों के तहत 7 शेड्यूल आता है यार, 3 लिस्ट जानते हैं अपन, इधर नहीं तो जान जाओगे अब मेरे साथ रह के जब पढ़ोगे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाँ, तो वर्तमान भारतीय संविधान में जो केंद्र राज्य संबंध है उसकी नींव कहाँ पड़ी? तो उसकी नींव ही 1935 के अधिनियम में पड़ी। तो आप बोलो यार सर वो तो केंद्रीय और प्रांतीय तो उसमें भी पढ़ाए थे 1919 में, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ पढ़ाए थे, लेकिन क्या मैंने वहाँ समवर्ती सूची बताई थी क्या? देख लो, नोट्स खोल के देख लो, वीडियो में टाइम लगेगा देखने में, नोट्स तो खोल के देख लो। अवशिष्ट शक्तियाँ जरूर लिखी हैं वहाँ गवर्नर जनरल, समवर्ती नहीं लिखी हुई, जबकि वर्तमान संविधान में समवर्ती भी है। ऐसे सभी विषयों को बंटवारा, सभी विषय मतलब विधान या प्रशासन संबंधी विषय 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। ये वर्तमान संविधान में लिख लो 7th शेड्यूल और 3 लिस्ट है उसमें, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। संघीय सूची, उस समय कौन सी बनी? संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची के अंदर विषय 59, 54 और 36, मतलब संघीय, प्रांतीय और समवर्ती मतलब कॉन्करेंट। संघीय सूची में केंद्र सरकार बना सकती थी, प्रांतीय में प्रांतीय सरकार, और समवर्ती के अंदर दोनों। लेकिन अगर विवाद होगा तो केंद्र का कानून चलेगा, जैसे आज भी व्यवस्था है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वर्तमान संविधान में जो व्यवस्था यहीं से ली गई है। 50% संविधान प्यारे इस 35 की देन है। ये देख लो, 50% दिया 35 ने, 35 मतलब 1935 का एक्ट, यही यहाँ लिखा हुआ। ओपी सदन में सीधा, निम्न में अप्रत्यक्ष, गड़बड़ थोड़ा मामला था, यहाँ लिखा 3 सूची दी गई, समवर्ती, प्रांतीय, समवर्ती, कॉन्करेंट। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी, अवशिष्ट का मतलब जो कहीं मेंशन नहीं करी गई है, वो पहले की तरह गवर्नर जनरल या वायसरॉय के पास ही थी। गवर्नर जनरल और वायसरॉय एक ही चीज़, मैं तो बार बार बता रहा हूँ यार, एक सिक्के के 2 पहलू थे। क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ब्रिटिश भारत से बात करता तो पहले की तरह गवर्नर जनरल, क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जब रियासती भारत से बात करता तो वो वायसरॉय। पहला क्या नहीं, 1857 के विद्रोह के बाद ये व्यवस्था की गई थी, बताया था सब मैंने, रानी की घोषणा देखो पहले 1858 का एक्ट। क्या स्टूडेंट वो तो देखा नहीं, 58 सीधा आ गया सर 35 पढ़ूंगा मैं आपसे ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे, ग्रेजुअल, क्रमिक विकास। ठीक है साहब, तो ये अपन ने केंद्रीय विधानमंडल देख लिया। अब जो ये केंद्रीय विधानमंडल बना ना, इसकी शक्तियां क्या असीमित थी? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? शक्तियां सीमित थी इसकी। कैसे देख लेते हैं? कुछ विशेष विषय उसकी परिधि से दूर रखे गए, जैसे अपन तो हमेशा ही पढ़ते हैं विदेश, देश, रक्षा, रेलवे। ऐसे यहाँ पे देख लो, रक्षा सेनाओं का पारितोष न्यायालय मतलब प्राइस कोर्ट, जो अवार्ड, प्राइस मतलब ये अवार्ड है ना, पारितोष या अवार्ड, तो किसी भी तरह का जैसे उनसे संबंधित कानून बनाया रक्षा सेनाओं से तो वो यहाँ नहीं आएगा पहले की तरह। 1935 के एक्ट में संशोधन करना कर ही नहीं सकते यार, ये ब्रिटिश संसद में बनाया, तुम कहाँ से कर लोगे? पागल हो गए क्या? अंग्रेजों के व्यापारिक और अन्य हितों के विरुद्ध कानून बनाना नहीं बना सकते थे। ये बिल्कुल वही है, विदेशी, देसी, रेलवे, रक्षा, सारी वही चीज़ें जो अपन ने पहले पढ़ी हैं। संघीय बजट का 80% ऐसा धन था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। ये देख लो, पहले 40 था, उसको 80 कर दिया, क्योंकि राजा आ रहे और बढ़ा दो।
यदि कोई ऐसी मद हो जिसका विधानसभा ने अस्वीकार कर दिया तो भी गवर्नर जनरल चाहे तो वह राज्य परिषद के समक्ष रख सकता था, है ना। क्यों? ये एक तरह से क्या हो गया, उसका सुविवेक का निर्णय हो गया, स्वयं का निर्णय हो गया, या वीटो कह लो उसका कि मैं चाह रहा हूँ ये तो तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसे। यदि दोनों सदनों में असहमति हो जाए तो गवर्नर जनरल दोनों सदनों का क्या ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता था, संयुक्त अधिवेशन, जैसे आर्टिकल 108 के अंदर भी है, ऐसे। ठीक है, ये चीज़ है। तो संयुक्त अधिवेशन यहाँ पे नई चीज़ आई, ये अपन को ध्यान में रखना है। यदि कोई विधेयक स्वीकृत भी हो जाए तो भी गवर्नर जनरल अपने विषय का प्रयोग कर सकता था और उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता था अथवा सम्राट के विचार के लिए रख सकता था, आज भी जैसे ये देखो, और फिर खारिज भी कर सकता था, वीटो था उसके पास। फिर दूसरा, गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत अधिनियम को भी सह परिषद सम्राट किंग इन काउंसिल अस्वीकार कर सकता था। मतलब गवर्नर जनरल ने जिसे यस भी कर दिया, लेकिन ये किंग इन काउंसिल क्या है, ये काउंसिल वही है क्या, भारत सचिव की परिषद, तो वो माना सचिव की परिषद तो खत्म कर दी, लेकिन उसकी जगह एडवाइजर्स भी तो दिए ना, तो वो एडवाइजर्स किंग इन काउंसिल, जैसे अपन बोला गवर्नर जनरल इज काउंसिल, ऐसे, तो वो किंग इन काउंसिल उन एडवाइजर्स की सहायता से खत्म कर सकता था। गवर्नर जनरल ने अगर बना भी दिया है तो भारतीयों के दबाव में, क्योंकि वो बैठा बैठा सब वहाँ देख रहा है, भारत सचिव, ऐसे देखे ना, अभी भारत सचिव बर्किन हेड, फिर वेजवुड, ऐसे वो देख रहे सब बैठे बैठे वहाँ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये इन दो लाइनों में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर विधान परिषद ने बना दिया और गवर्नर जनरल को फिट नहीं हुआ तो गवर्नर जनरल खारिज कर देगा या क्राउन को भेज देगा। फिर दूसरा, विधानमंडल के भी फिट होगा, गवर्नर जनरल के भी फिट हो गया, लेकिन उस क्राउन के फिट नहीं हुआ या भारत सचिव के फिट नहीं हुआ, तो क्राउन इन काउंसिल उसको रद्द कर सकता था। ये चीज़ें समझना, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और संयुक्त अधिवेशन है इसके अंदर, अपन देखा ये चीज़ें अपन देखी। ठीक है, तो इसलिए सीमित थी। ये तो हो गई, यहां तक अपन ने क्या पढ़ा, यहां तक अपन ने पढ़ा था फेडरल लेजिस्लेचर। ठीक है, हमेशा अपन यही पढ़ते हैं क्रम में कि पहले गृह सरकार पढ़ी, फिर जब यहाँ आते थे नीचे भारत में तो गवर्नर जनरल देखते थे, फिर उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखते थे, और फिर इधर विधान परिषद देखते थे। पहले इसमें अपन ने थोड़ा सा यूँ कर दिया, गृह सरकार देखी, फिर पहले अपन ने ये फेडरल लेजिस्लेचर देख लिया, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन बड़ी चीज़ थी। ऑल इंडिया फेडरेशन तो बुला हुआ था एक तरह से, और फेडरल लेजिस्लेचर जो था वो उनके लिए घर था बैठने के लिए। तो सबसे पहला बिंदु ये था, देखो 3 बिंदु अपन ने पढ़े थे, अखिल भारतीय संघ, तो इसलिए वो अखिल भारतीय संघ से जुड़ा हुआ था फेडरल लेजिस्लेचर। तो इधर वाला हिस्सा जो था अपन ने पहले पढ़ लिया, जैसे गवर्नर जनरल के अपन देखते नहीं थे कि हमेशा, मैंने हमेशा यूँ बनाया, ये गवर्नर जनरल, ठीक है, फिर इसके 2 ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटर। तो अभी अपन ने ये देख लिया, पहले फेडरल लेजिस्लेचर ये देख लिया अपन ने, क्या रूप में, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली के रूप में। ठीक है ना, इसी को अपन बोलते हैं फेडरल, मतलब संघीय, पूरे भारत के लिए जो था। अब अपन देख रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी, केंद्र की, इसलिए अपन बोल रहे हैं फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, केंद्रीय कार्यकारिणी, ये ध्यान रखो। तो इसमें ध्यान रखा करो, अपन चल कर रहे हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पढ़ रहे हैं अपन। इसके बाद अपन फिर प्रांतों में आ जाएंगे, प्रांतों में क्या था। तो चलो, कार्यकारिणी में क्या हुआ, देखो सबसे पहले लिखा हुआ केंद्र कार्यकारिणी में दोहरी शासन व्यवस्था डायरेक्ट की शुरू की गई, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, वेरी। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट। देख लो, मैंने 1919 तो अपन पढ़ ही चुके हैं। प्रांतों के अंदर डायरेक्ट की शुरू हुई थी प्रोविंसेस के अंदर, किस अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से। और 1935 के अधिनियम से क्या हुआ कि ये जो प्रांतों में जो डायरेक्टी थी ना, इसको हमने खत्म कर दिया, और फिर चालू किस कहाँ किया, 1935 के अधिनियम से हमने केंद्र के अंदर चालू कर दिया था। और केंद्र में कहाँ पे, केंद्र की कार्यकारिणी में, लेजिस्लेचर में नहीं, लेजिस्लेचर में तो वो 2 हाउस थे, है ना, लेकिन कार्यकारिणी में अभी अपन देखेंगे मंत्री कुछ सिविल सर्वेंट्स के साथ, गवर्नर जनरल सिविल सर्वेंट्स के साथ काम करेगा, वो विषय आरक्षित होंगे, और गवर्नर जनरल जो है अपने मंत्रियों के साथ काम करेगा, वो विषय हस्तांतरित हो जाएंगे। और वो मंत्री कहाँ से आएंगे, वो उस कार्यकारिणी से आएंगे, मतलब केंद्रीय विधान परिषद से। ऐसे जैसे आज भी होता है ना, मैंने पहले बताया था, मंत्री होते हैं, मंत्री डबल रोल अदा करते हैं। मंत्री विधान परिषद का भी हिस्सा है, जैसे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होना अनिवार्य है, बनते समय, नहीं तो 6 महीने के अंदर आपको लेनी पड़ेगी। और फिर उसकी गिनती किस में होती है, एग्जीक्यूटिव में होती है। 3 इस तरह 3 पिलर्स बोलते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तो मंत्री लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होता है, एग्जीक्यूटिव का भी होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर की मेंबरशिप जरूरी होती है उसको। अगर नहीं है जिससे मंत्री बन रहा है तो 6 महीने में आप ले सकते हो, 6 महीने ज़्यादा फिर आप मंत्री नहीं ले सकते बगैर लेजिस्लेचर की मेंबरशिप के, ऐसे। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय कार्यकारिणी के अंदर जो डायरेक्टरी लागू करी, ये किस अधिनियम से, 1935। प्रांतों में शुरू करी है 1919 से, प्रांतों में खत्म करी है 1935 से।
केंद्र के अंदर अपन ने केंद्रीय कार्यकारिणी में शुरू करी 1935 से ऐसे, और फिर खत्म कब हुई भाई? खत्म तो क्या, फिर तो भारत आज 47 का लागू नहीं हुआ, भारत आजा तो क्या खत्म ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन देखना कितने आए भाई। हर दूसरा क्वेश्चन ये होता है, केंद्र के अंदर द्वैध शासन 1935, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन शुरू 1919, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन खत्म 1935। तो शुरू और खत्म गेम है इसके अंदर। 1919 में प्रांतों में शुरू हुई, 1935 से प्रांतों में खत्म हुई, 1935 से केंद्र के अंदर शुरू हुई केंद्रीय कार्यकारिणी। अब अपन देख लें, वही डायरेक्टली तो वही होती है रूल ऑफ टू, और उसमें एक रूल करेगा पावर के साथ, एक रूल करेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मतलब एक के पास पावर होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, एक के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पावर नहीं होगी। ठीक है, तो एक में तो गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मंत्री भी होंगे, और इधर क्या है हस्तांतरित, मतलब ये तो एग्जीक्यूटिव आरक्षित विषय गवर्नर जनरल अपने सिविल सर्वेंट्स के साथ, और ये गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों के साथ में, ये मंत्रियों के साथ। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं संघीय आरक्षित विषय, मतलब ये कार्यकारिणी के अंदर हुई है। अब देखो कार्यकारिणी के अंदर तो क्या, वही जो अपन हमेशा पढ़ते हैं, जैसे इस समय भाई 8 के बाद 13 सदस्यों एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, वही जो पहले 4 फिर 5 बड़े 61 के अंदर लॉ प्रोफेशनल ऐसे जो आएंगे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। और कुछ मंत्री होते थे वो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य होते थे, लेकिन उनको जो लेजिस्लेचर होता था उसकी मेंबरशिप जरूरी थी मंत्रियों के लिए, वहीं से नियुक्त करता था गवर्नर। बार बार बताइए चीज़, मैंने मंत्री को नियुक्त करता था गवर्नर जनरल, किससे? केंद्रीय विधान परिषद से। तो आ जाओ, तो अब डायरेक्टरी में क्या देखते हैं अपन, आरक्षित विषय और हस्तांतरित। संघीय आरक्षित है ना, सेंट्रल लिस्ट के विषय 3 लिस्ट बन गई, तो जो यूनियन लिस्ट है, संघीय लिस्ट है, उसके विषय को अपन ने 2 में तोड़ दिया, संघीय आरक्षित और संघीय हस्तांतरित विषय। संघीय आरक्षित विषयों में देखो कौन कौन से हैं, रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, एक्लेसिस्टियल और जनजाति ट्राइबल अफेयर्स मामले, ये चारों किसमें संघीय है, लेकिन क्या है, आरक्षित है। और संघीय हस्तांतरित शेष विषय जो थे ये संघीय विभाग अधिकारियों को 10 मंत्रियों की सहायता से चलाए जाएंगे। और ये किनकी सहायता से चलाता था? गवर्नर जनरल सिविल सर्वेंट्स की सहायता से चलाता था। ये विषय गवर्नर जनरल के पास सुरक्षित रहते थे। इनका प्रशासन वह अधिकाधिक 3 मंत्रियों की सहायता से चलाएगा, जो कि वह स्वयं संघीय विधानमंडल के सदस्यों की नियुक्ति मनोनीत करेगा और जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, समझ गए? तो जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई ये सिविल सर्वेंट्स और फिर मंत्री भी इसमें आ जाएंगे। भाई मंत्री किसका हिस्सा है? आखिर मंत्री एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, तो सिविल सर्वेंट्स प्लस मिनिस्टर की सहायता से। और ये हस्तांतरित जो थे, ये जो विधानमंडल जो थी, ये विधानमंडल चलाती थी ये। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो, ये सारा विधान मंडल के द्वारा, जो अपन ने बात कर रहे थे ना कि एक फेडरल लेजिस्लेचर बनेगी, वो इनके ऊपर काम करेगी सारा, क्योंकि ये हस्तांतरित है, ये उनको देखेगी सारा। ऐसे समझ गए ये चीज़, ये यहाँ पे है। ठीक है, उनके माध्यम से काम होगा। अब ये मंत्री जो होते थे वो मंत्री संघीय विधानमंडल के प्रति भी उत्तरदायित्व होते थे, दोहरा इनके ऊपर था लोड। तो गवर्नर ने हमें दिया है मंत्री का पद, तो गवर्नर की हम हमें मिलाएंगे। अब फिर शाम को जब वापस विधानमंडल में आते थे तो बोलते थे भाई विधानमंडल के सदस्य तभी तो यार मंत्री बन पाए हो, गवर्नर जनरल के आमे मिलाने से क्या होगा? फिर यहाँ चीज़ें होती थी, तो दोहरी इनके ऊपर मार रही थी। जैसा अपन याद करो, आपने पढ़ा था 1919 के द्वैध शासन की आलोचना के अंदर डबल मार उनके ऊपर पड़ती थी, है ना, डबल। फिर डबल में लिखा हुआ था क्या? संयुक्त, और फिर लिखा हुआ था क्या? अपने मंत्रणा। बताए थे मैंने बुलेट्स ऊपर, 1919 की आलोचना डायरेक्टरी की उसके अंदर। इधर जब अपन सीधा सीधा पहले पढ़ाता था वैज्ञानिक से फिर स्पष्ट, फिर विरोधी, सहयोगी, ऐसे लिखे हुए तो सारे, फिर 2 संयुक्त मंत्रणा, फिर उधर लिखा हुआ था सचिव, ऑल इंडिया AIS और धन, फिर पंजाब, अन्य में लिखा हुआ था पंजाब सूखा और वो वेस्टर्न अवार्ड, प्रांतों को हिस्सा देना पड़ता था रेवेन्यू में से केंद्र को, ऐसे। तो वही चीज़ें हैं सारी, है ना। तो ये मंत्री का दोहरा उत्तरदायित्व यहीं पे हो गया। तो केंद्र के अंदर अपन लाए डायरेक्टरी किस अधिनियम से? 1935 के अधिनियम से, केंद्रीय कार्यकारिणी में। कहने का मतलब ये जो अफेयर्स है ना, ये कौन से? अपने आरक्षित, ये गवर्नर जनरल सिविल सर्वेंट्स के साथ और मंत्रियों की मंत्रणा से होता था। और इसमें क्या होता था, गवर्नर जनरल सिविल सर्विसेज है ना, सिविल सर्वेंट्स, उनका कोई लेना देना होता था, केवल मंत्री देखते थे इसको। इसमें मंत्री प्लस सिविल सर्वेंट्स, और ये ओनली मंत्री, यूँ बोलो सिविल सर्वेंट्स प्लस मंत्री, और इधर ओनली मंत्री, ऐसे। यहाँ पे लिख लो आप। तो आरक्षित जो हैं ये सिविल सर्वेंट्स प्लस मिनिस्टर्स,
और ये ओनली मिनिस्टर्स, यूँ है। याद करो उसमें मैंने 1919 की बताया था कि यार ये मिनिस्टर जो है ना, जिधर कृषि था पैसे चाहिए, तो वित्त सचिव तो किसका, सिविल सर्वेंट्स का इधर का हिस्सा था, आरक्षित विषय देखता था वो तो वित्त सचिव, तो वित्त सचिव के तलवे चाटने पड़ते थे हमेशा। और वित्त सचिव चूंकि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी का हिस्सा रहता था, सिविल सर्वेंट्स था, तो वो गवर्नर जनरल की हाँ में मिला रहता था, आरक्षित विषयों को ज़्यादा तवज्जो देता था ऐसे। हाँ, तो बार बार इन चीज़ों में मंथन करो तब अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। और ये बार बार कंफ्यूज मत हो कि सर मंत्री किधर कार्यकारिणी में, विधान परिषद में। अरे विधान परिषद का सदस्य होता था और फिर उसको नियुक्त करता था कार्यकारिणी के अंदर कौन, गवर्नर जनरल या प्रांतों में गवर्नर ऐसे। इसके अतिरिक्त देखो कुछ विषय ऐसे होते थे जो गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व होते थे, जिनमें वो विधानमंडल या सिविल सर्विसेज या विधान मंत्रियों से चर्चा नहीं करता था, उसको खुद ही डिसीजन लेना पड़ता था। जैसे कौन से शांति का भय, मतलब यूँ है देखो उसके अंदर कुछ विषय ऐसे होते थे जो गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व, जैसे कि देश की शांति का भय इत्यादि, जिन्हें वो मंत्रियों की सिफारिश स्वीकार करना बाध्य नहीं था। जैसा उसको उचित लगता वैसा करता, बाध्य तो वैसे भी नहीं, औरों में भी नहीं था। फिर क्या है, अब ये जो आया ना, ये जो बांटे उन्होंने कि भाई मंत्रियों से तुम्हारा सहयोग ले रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने के ही थे, ये असलियत नहीं, कुछ भी नहीं थी इनकी। तो ये केटी शाह जो उस समय एक अच्छे मतलब ऑथर रहे हैं, केटी शाह अखबारों के अंदर लिखते थे, प्रोफेसर केटी शाह, ठीक है। तो इन्होंने लिखा कि ये जो मंत्रियों को कार्यकारिणी में लाए ना, ये सिर्फ एक अलंकार था, ये कोई भी उपयोग नहीं था इनका, ये दिखावा थे। तो अलंकार होते हैं हिंदी के अंदर, जैसे झील सी तेरी आंखें, अब झील सी आंखें तो हुई नहीं, लेकिन अलंकार है, गहरी, कितनी गहराई है, कितनी खामोशी से देखते हो, ये गुलाब की तरह खिल रहे हो, अलंकार यूँ, तो अलंकार, लेकिन उपयोगी नहीं है ये। तो ये जो तुमने लिया ना कि भाई आरक्षित विषय मंत्री और उसके सिविल सर्वेंट्स और हस्तांतरित मंत्रियों के साथ वो चलाएंगे, इसे दिखावा मात्र था केवल तुम्हारा। आरक्षित विषय गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब सिविल सर्वेंट्स पर मिनिस्टर्स, और हस्तांतरित विषय जो थे वो केवल कौन, केवल मिनिस्टर चलाएंगे विधान परिषद के अंदर ऐसा। दूसरा, इनके पास उत्तरदायी मंत्रियों का था, परंतु इनके पास शक्ति नहीं थी, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर हस्तांतरित में, और इधर पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर ही पावर थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल सिविल सर्वेंट्स के पास में, लेकिन उनके पास कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और इधर मंत्री जब काम करने बैठते थे तो उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, पावर कुछ नहीं थी। पावर तो सिविल सर्वेंट्स और गवर्नर जनरल के पास है, जो कि अपने रिजर्व सब्जेक्ट्स देखते हैं, आरक्षित विषय हस्तांतरित नहीं देखते। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ लिखा हुआ, संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं था, मुख्यमंत्री पद का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अपन 1935 का दिन पढ़े, इसमें लास्ट लाइन आएगी, बंगाल के मुख्यमंत्री ने क्या आलोचना करी थी 1935 के अधिनियम की, ऐसे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं था इस अधिनियम में, मुख्यमंत्री का था यूँ। फिर गवर्नर जनरल का स्थान तथा शक्तियाँ, समझ शक्तियाँ उसका केंद्र थे, वो केंद्र था। वीटो शक्ति उसके पास थी, अध्यादेश निकाल सकता था और व्यक्तिगत निर्णय दे सकता था, जैसे अभी अपन ने देखा विशेष में अध्यादेश निकाल सकता था, बिल्कुल अगर सदन को उसमें बोला ऐसा करो, नहीं करते तो अध्यादेश दे सकता था यूँ, और अध्यादेश निकाल सकता था, और वीटो शक्ति, और संयुक्त अधिवेशन अपन ने देखा, ये जॉइंट सीटिंग ऐसा, ठीक है। तो ये सारा जो अपन ने हिस्सा देखा, ये अपन ने देखा क्या, सेंट्रल फेडरल, एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन देखा जो बना नहीं, फिर फेडरल लेजिस्लेचर देखी और फेडरल एग्जीक्यूटिव देखी, तीन चीज़ देखी अपन ने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है फिर प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत, स्टार्ट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जैसे मैंने बताया 1919 में प्रांतीय स्वायत्ता नहीं थी, डायरेर की चालू हुई थी, तो डायरेर की शुरुआत हुई, ठीक है ना, डायरेर की शुरुआत हुई 1919 के अधिनियम से प्रांतों में, फिर 1935 के अधिनियम से डायरेर की खत्म हुई प्रांतों के अंदर, स्वायत्ता शुरू हुई, ये तो ये देखेंगे अपन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ अपन ने यहाँ पे देखी। तो देखो अभी तक अपन ने क्या देखा, यहाँ से था, देखो ये तीन चीज़ें देखी अपन ने, भाई तीन मुख्य अंग थे, ठीक है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन, उत्तरदायी सरकार और संप्रदाय। अब अपन ने तीन चीज़ें यहाँ तक देख ली। फेडरेशन देखा, ऑल इंडिया आओगे, लेकिन तुम्हें वैकल्पिक दे दिया राजाओं को, कंडीशन रखी क्या कि अगर तुम आधे से ज़्यादा रियासती प्रतिनिधित्व रखते हो या आधे से ज़्यादा रियासती जनसंख्या तुम्हारे पास है तो तुम आ सकते हो, लेकिन आना नहीं आना तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो ये फेडरेशन कभी नहीं बना, क्योंकि उनको राजाओं का डर था कि हमारी संप्रभुता चली जाएगी। फिर फेडरल लेजिस्लेचर बाईकैमरल बनी, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट ऊपरी और वो निम्न, इधर सदस्य अपन ने रखे 260, उधर 375, 156, 104,
और उधर अपन ने 375 और 275 और 125 ऐसे अपन ने वहाँ पर रखे। 250 375 का अपन 250 और 125, 250 प्रांतों से 125 रियासतों से, 33% फेडरल असेंबली के अंदर रियासतों से और 40% 104 काउंसिल ऑफ स्टेट में रियासतों से थे। फिर अपन ने देखा फेडरल एग्जीक्यूटिव, इसमें डायरेक्टरी आई 1935 के अधिनियम से। क्या अपन ने रिजर्व सब्जेक्ट रख ली जो कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब सिविल सर्वेंट्स प्लस मिनिस्टर्स, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट से हस्तांतरित वो सिर्फ गवर्नर जनरल विद मिनिस्टर्स देखता था। ये गवर्नर जनरल विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजर्व तो, और ट्रांसफर्ड गवर्नर जनरल केवल मिनिस्टर के साथ, और यहाँ पे मिनिस्टर अपनी काउंसिल के साथ, और काउंसिल में कौन आते थे, सिविल सर्वेंट्स भी और मिनिस्टर्स भी, और उधर केवल मिनिस्टर्स अपने ट्रांसफर्ड के अंदर ऐसे। ठीक है, तो ये अपन ने अब देखा, और ये जो सारे हैं ये अभी आएंगे आगे। पहले अपन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देख लेते हैं, फिर ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको आगे। कि मैं बताया 5 फेडरल और F8 है, 3 अपन ने देख लिए, 5 आएंगे भी। क्रस CRUS, तो C से CAG, U से CR, एक R से RBI और एक R से केवल RB रेलवे बोर्ड, फिर U से अपना UPSC और C से CAG, ऐसा आएगा मैं बताऊंगा। ठीक, तो ये सारा अपन ने देखा ही। काउंसिल ऑफ स्टेट फेडरल असेंबली देखी। फिर 35 में बता रहा हूँ, 35 लिखना, 3 और 5, 1/3 रहेंगे। हर तीसरे साल रिटायर होंगे 1/3 और अवधि की बात। जैसे आज वर्तमान में राज्यसभा से क्या होता है, मैं राज्यसभा कितनी बार बताया, ऐसे लिखना वर्तमान राज्यसभा का यूँ होता है, यूँ लिखते हैं अपन 1, 2 और 3 ऐसे, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, इसमें 4, 5 नहीं 6 है, 3 दूनी 6, तो यूँ बोलते हैं 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। ऐसे करके वर्तमान में राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का है। और ये 1935 के अधिनियम में क्या था, ये यूँ था 1/3 सदस्य हर 3 साल बाद रिटायर होंगे, ऐसे। तो 3 साल कार्यकाल था, यहाँ पे ये लिखा हुआ 1/3, 1/3। वर्तमान में 1/2 है, सॉरी 1/3 2 साल है, और ऐसे करके कार्यकाल होता है 6 साल का। तो वर्तमान में चीज़ें अलग हैं, उस समय ये थी, लेकिन 1/3 3 है यहाँ, ये चीज़ आना 1/3 3, तो 3 इधर लिखा हुआ, 5 इधर लिखा हुआ है, तो बन गया ना 35 का अधिनियम। ये समझा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी तरह समझा ही दिया। अब तो रिवीजन करो, गेंद आपके पाले में। 3 लिस्ट देख ली जो वर्तमान में अपने 7 शेड्यूल के अंदर है। शक्तियाँ देख ली पहले की तरह ही थी, और कार्यकारिणी के अंदर अपने डायरेक्ट की देख ली। केंद्रीय कार्यकारिणी फेडरल जो एग्जीक्यूटिव थी उसमें डायरेक्ट की। ये गवर्नर जनरल, मतलब ये जो आरक्षित विषय हैं, गवर्नर जनरल प्लस सिविल सर्वेंट्स प्लस मिनिस्टर्स, और ये गवर्नर जनरल और ओनली मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स नहीं है इधर। कहने मतलब मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव में भी थे, मतलब इधर ये भी देखते थे, इनकी सिफारिश काम करते थे इधर, लेकिन इधर इनके पास पूरा दायित्व इन्हीं के ऊपर था। इधर सिविल सर्वेंट्स और थे रिजर्व के अंदर, समझ गए। ये था। अब नेक्स्ट अपन वीडियो के अंदर देखते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसे सिस्टम हुआ सेट। ये